हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में लखनऊ मेट्रो एलएमआरसी आईटीआई का यहाँ पे हम आईटीआई का हमने इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का पेपर 2018 का सॉल्यूशन कर रहे थे। इस पेपर में हमने क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। तो अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जा करके उस पार्ट 1 के जो वीडियो है उसमें भी हमने 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया हुआ है। तो आप जा करके उन 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। यहाँ पे हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, हमारे जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप इस पेपर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 36 से आगे 36 से 36 नंबर से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, एफईटी में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से स्थिर हो जाती है, इसे किस रूप से जाना जाता है। तो हमारी जो एफईटी होता है, एफईटी जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है हमारा, एफईटी में जिस वोल्टेज पे हमारी जो ड्रेन करंट जो हमारी मैक्सिमम होती है और वो क्या हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जे फेट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जो जे फेट है उसमें आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो आई डी एस एस आपको दिया हुआ है 32 मिली एम्पियर और वी जी एस दिया हुआ है आपको -8 वोल्ट और वी जी एस दिया हुआ है आपको, और ये आपको वी जी एस दिया हुआ है ऑफ कंडीशन में -8 वोल्ट और वी जी एस आपको दिया हुआ है 4.5 वोल्ट माइनस का। तो यहाँ से आपको ड्रेन करंट को कैलकुलेट करना है। तो ड्रेन करंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, आई डी बराबर वो होता है हमारे पास आई डी एस एस कोष्टक 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो आई डी बराबर आई डी एस एस हो जाएगा हमारे पास 32 1 माइनस वी जी एस की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, तो वी जी एस की वैल्यू जो हमको दी गई है वो हमको लेनी है यहाँ से, जो आपको ये -4.5 दिया हुआ है ये यहाँ पे आपको लेना है। तो वी जी एस हो जाएगा हमारा -4.5 अपॉन वी पी। तो वी पी हमको दिया हुआ है -8 वोल्ट अपॉन होल स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आई डी जो हमको मिलेगी 32 1 माइनस, तो ये हमारा सोल्व होकर कितना हो जाएगा 0.562 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा आई डी जो आएगा, आई डी आएगा 32 इंटू हो ये 1 माइनस 0.5628 जो होगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.191। ये हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा। अब आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद हमको जो आईडी मिलेगी ड्रेन करंट वो मिल जाएगी हमको 6.12 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास ड्रेन करंट की वैल्यू होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है, एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो आपको यूजेटी होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बेस पर 20 के बेस के बीच 20 वोल्टेज है। यदि आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात जो आपका इंट्रिंसिक स्टैंड रेशियो होता है वो 0.65 है, तो पीएन जंक्शन में आगे वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्टेज है। तो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप तो 7 वोल्ट है। तो पीक पॉइंट वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो आपको वीपी निकालना है, पीक पॉइंट। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम डायग्राम की, तो सर्किट डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे आपका एक डायोड कनेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ से आपका एक रेसिस्टेंस होता है और ऊपर भी आपका एक रेसिस्टेंस होता है। ये हमारा B2 टर्मिनल होता है और यहाँ पे रेसिस्टेंस होता है वो RB2 होता है। और यहाँ पे हमारा A1 टर्मिनल होता है, B1 टर्मिनल होता है, इस पर रेसिस्टेंस होता है, ये कितना होता है हमारा RB1 होता है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज होता है वो कितना होता है हमारा VB1 होता है। ये RB1 के अक्रॉस वोल्टेज होता है और इन दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है हमारा ये होता है VBB, हमारा इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज होता है। और यहाँ से आपको ये सर्किट इस साइड से ये हमारा जो इनपुट होता है ये क्या होता है, वीपी होता है। और इसी वीपी की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और डायोड के अक्रॉस जो आपको जो वोल्टेज दिया गया है वो कितना दिया गया है 0.7। और इस अभी RB1 के अक्रॉस जो आपकी जो इंट्रिंसिक स्टैंड रेशियो यहाँ पे जो आपका ड्रॉप होता है वो कितना होता है, इंट्रिंसिक स्टैंड रेशियो को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ईटा इंटू VBB। तो ये हमारा यहाँ पे इसके अक्रॉस RB के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है VP। अब आपको VP का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा ईटा इंटू VBB प्लस
वी डी जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, तो वी पी बराबर हमारा हो जाएगा ईटा, आपको इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ रेशियो दिया हुआ है 0.65 इंटू आपको वी बी बी की वैल्यू गिवन है 10 प्लस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.7। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वी पी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7.2 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित बूलियन फंक्शन को सरल कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करें, कार्नोफ मैप यानी के मैप के द्वारा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि के मैप के द्वारा इजीली यहाँ पे किसी बूलियन एक्सप्रेशन को जल्दी सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू के लिए आप कार्नोफ मैप बनाना है, तो आपका 3 के लिए बनाते हैं तो तीन वैल्यू के मैप आपका कुछ इस प्रकार बनता है। ये आपको यहाँ पे इसके लिए के मैप बनाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी और सी। तो यहाँ पे आपका होता है 0 1 यानी कि ए बार, और यहाँ पे होता है आपका ए, यहाँ पे होता है आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी पे बार, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी बार सी, और यहाँ हो जाएगा आपका बी सी, और ये हो जाएगा बी सी बार। तो आपको इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। आपको देखना है फर्स्ट टर्म देखनी है ए बी सी, तो आपको ए बी सी यहाँ पे आपको ये इधर आपको बी सी मिल जाएगा, और इस टर्म पे यहाँ पे आपको बी सी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ए वन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सेकंड टर्म देखना है ए बी बार सी, तो यहाँ से आपको क्या देखना है ए बी बार सी, तो आपको देखना है ए बी बार सी, तो हमारा ये वाली टर्म हाई हो जाएगी ए बी बार सी। और नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ए बी सी बार, तो ये हमारी ये वाली टर्म हाई हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे तीनों को देखना है। तो सबसे पहले कार्नोफ मैप बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 8 का पेयर देखते हैं। अगर कोई ऑक्टल बन रहा है, 8 का पेयर बन रहा है, तो उसको सोल्व करते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्वाड को देखते हैं, यानी कि 4 का पेयर देखते हैं। तो हमारे पास ना ऑक्टल बन रहा है ना क्वाड बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर हमारा ये बन जाएगा, और जो सेकंड पेयर होगा हमारा वो यहाँ पे सेकंड पेयर ये बन जाएगा। तो इन दोनों पेयर को हमको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पेयर है, इसके लिए अगर हम आउटपुट लिखेंगे फर्स्ट पेयर के लिए, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा ए सी, क्योंकि आपका ये इस लाइन में कनेक्टेड है ए, और ऊपर से आपका कहाँ पे बी बार सी पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड वाला। यहाँ पे यहाँ से आपको क्या लेना होता है, कॉमन वाली टर्म को लेना होता है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे इसके सामने ए है, तो ए इंटू, और यहाँ से इन दोनों में से जो भी आपको कॉमन मिलेगा वो लेना है। तो कॉमन है यहाँ पे हमारा बी, तो यहाँ से ए को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास बी प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ए कोष्टक बी प्लस सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बूलियन फंक्शन को सरल कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक और बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन को भी हम किसके थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी हम कार्नोफ मैप के द्वारा ही यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो कार्नोफ मैप के द्वारा आपको इसको वापस से 3 वेरिएबल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा के मैप को। तो 3 वेरिएबल के लिए कैसे बनाएंगे, वो अभी मैंने आपको जस्ट पहले वाला बताया था। तो यहाँ से आपको ये 3 वेरिएबल के लिए बनाना है। तो यहाँ पे आपको वापस से सेम वही डायग्राम बनाना है 3 वेरिएबल के लिए। यहाँ पे आपका ये ए हो जाएगा, ये आपका बी और सी बार बी सी हो जाएगा, ये आपका 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये आपका हो जाएगा 0 1, ये आपका ए बार हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 0 का मतलब होता है जो 0 होती है उस टाइम पे आपको बार लगाना होता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा बी सी पे बार, बी बार सी, बी सी, और आपका हो जाएगा बी सी बार। जिस जहाँ पे 0 है वहाँ पे आपको बार लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको फर्स्ट टर्म आती है अब यहाँ पे, तो पहले आपका ए बी सी पे बार, तो यहाँ पे आपको देखना है ए बी सी पे बार, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए और बी सी बार, ये आपका यहाँ पे आएगा। सेकंड देखना है आपको ए बी बार सी बार, तो यहाँ पे आपका ए बी बार सी बार। थर्ड हो जाएगा ए बार बी सी, तो ए बार बी सी, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी सी। अगला देखना है ए बी बार सी, तो यहाँ पे आपका अगला हो जाएगा ए बी बार सी, तो ये हो जाएगा ए बी बार सी। और अगला हो जाएगा आपका ए बी सी, तो यहाँ पे आपको लास्ट में दिया हुआ है ए बी सी, तो ये आपका यहाँ पे चारों इस तरह से बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक तो एक क्वाड बन रहा है, फोर्थ 4 वाला बन रहा है, और एक हमारे पास क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो इन दोनों को हमको सोल्व करना है, तो अब ईजिली आंसर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वाड को, तो क्वाड में तो हमको क्या मिलेगा, ओनली ए में ही ए वाली टर्म ही है, बाकी ऊपर से हम कॉमन लेंगे तो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, ए बी प्लस बी बार हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये हमारी सारी टर्म क्या हो जाएगी, ऊपर वाली तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्वाड में इसके लिए हमको ए मिल जाएगा
प्लस, अब हमको सेकंड वाले के लिए लेना है, तो सेकंड वाले के लिए आपको पता है किस टर्म पे ओनली बी और सी में ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बी सी। तो इसका हमको आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर है ए प्लस बी सी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, अगला क्वेश्चन है बूलियन फंक्शन के प्रकार के बराबर आपको इसको सोल्व करना है, इस बूलियन एक्सप्रेशन को। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस सी बार कोष्टक सी बार और यहाँ पे आपका डी और एस पूरे पे बार है। तो जब हमारा ये वाला बार, ये वाला जो बार है अंदर आएगा तो ये प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए बी डॉट सी डबल बार और बी पे बार हो जाएगा हमारा और डी, और हमारे पास ये पूरा बार बचेगा। तो जब दो बार होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों बार, तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, तो ये हमारा अब कुछ नहीं बचा। अब हमारा बड़ा वाला बार है, ये क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो जब बड़ा वाला बार सब में आएगा तो जहाँ पे भी डॉट है, यानी कि जहाँ पे भी गुणा हो रहा है वो सब क्या हो जाएंगे, प्लस में चेंज, यानी कि प्लस में चेंज हो जाएंगे, डॉट डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ए बार प्लस बी, क्योंकि बी के ऊपर हमारा डबल बार होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी बार प्लस डी बार। तो हमारे पास ये बनेगा, तो हमारे पास ये जो डबल बार है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमको जो बूलियन एक्सप्रेशन मिलता है सिंप्लीफाई होके, वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमको यहाँ पे सही आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बूलियन फंक्शन इक्विवेलेंट ऑफ द बिलो स्विचिंग सर्किट इस। तो यहाँ से आपको जो डायग्राम दिया हुआ है इसके इक्विवेलेंट आपको बूलियन फंक्शन निकालना है। तो आपको बूलियन फंक्शन कैसे निकालना है कि जब भी आपको इस सर्किट में आपको कौन सा स्विच ऑफ करेंगे कि आपको यहाँ पे हमेशा आउटपुट मिले। तो आप देख सकते हो हमेशा जब भी स्विच वन क्लोज होगा, तब स्विच वन तो आपको हमेशा हर कंडीशन में क्लोज होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में कुछ मिलेगा। यानी कि पहली कंडीशन तो हमारी बनती है हम ए और बी को ऑफ कर दे तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा यहाँ से। सेकंड कंडीशन बनती है कि हम ए और सी को ऑफ कर दे तो सेकंड कंडीशन में हमको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो दो कंडीशन बनती है, अब दोनों को आपको किस प्रकार लिखना है। तो पहली कंडीशन तो हमारी बनती है, यहाँ से हमारे पास बनेगा ए डॉट बी, जब हम दोनों को एक साथ चालू कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा। सेकंड कंडीशन बनती है हमारी ए और सी को जब हम एक साथ चालू कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो आप हमको क्या करना है, यहाँ से ए को कॉमन ले लेना, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए बी प्लस सी मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है दिए गए तर्क परिपथ के लिए सरलीकृत बूलियन व्यंजक का निर्धारण करें। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया है इसका आपको सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन निकालना है। तो बूलियन फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आपका ए प्लस ए बार यहाँ पे एक्सोर गेट से जब पास होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए एक्सोर बी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से हमको इसका आउटपुट क्या मिलेगा, बी बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए और ये एक्सोर है तो हमारा ये ए प्लस बी बार, ये हमको यहाँ इसका इस पॉइंट का आउटपुट मिल जाएगा। और यहाँ पे अब आउटपुट पे क्या मिलेगा, इन दोनों का एंड गेट है तो दोनों का मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो ये मिल जाएगा हमको ए प्लस बी बार मल्टीप्लाइड, और ये हो जाएगा हमारा ए एक्सोर बी। तो इसको अब हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी बार और ये आपका डॉट, और ए एक्सोर बी होता है हमारा ए बी बार प्लस ए बार बी, ये हमारे पास एक्सोर गेट का आउटपुट होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इस ए को एक बार पूरी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस बी को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पहली ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस, अब हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बार ए बी बार प्लस ए बार बी। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी हमारा ए डॉट ए बार होता है ये हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारी जो टर्म है, हमारी ये जो टर्म है, जो सेकंड वाली टर्म और जो फोर्थ वाली टर्म है, तो ए बार हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये टर्म जीरो हमारी पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी प्रकार हमारी जो लास्ट वाली टर्म है जो कि हमारी क्या है, बी और बी बार है, तो ये हमारी बी और बी बार भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दोनों टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमको अब जो नेक्स्ट स्टेप लेनी है वो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी हमारी, जो दोनों टर्म जीरो होने के बाद अब जो बचेगा हमारे पास ए बी बार प्लस जीरो प्लस ए बी बार प्लस जीरो। तो यहाँ से हमारे पास ए को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा बी बार प्लस बी बार। तो ए और बी बार क्या होता है, बी बार होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो आपको बेसिकली इसको बहुत ही ईजिली सोल्व करना है आपको यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दिए गए फ्लिप फ्लॉप परिपथ का तर्क व्यवहार ज्ञात कीजिए। तो आपको फ्लिप फ्लॉप दिया गया है, इसका आपको ये किसका
किस फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है। तो आपको अगर डायग्राम पता है तो आप इजीली आंसर बता दोगे। तो ये आपका किसका है, टी फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे डायग्राम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है, सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमानित वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपके जो सप्लाई टर्मिनल से जो वायर सिस्टम होता है, वायर टर्मिनल का जो पॉइंट होता है, वहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा जो वोल्टेज होता है सप्लाई वोल्टेज का 2% प्लस 1 वोल्ट, इससे ज़्यादा का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज की बात करते हैं हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए। तो लो वोल्टेज के लिए तो आपको पता है कि प्लस माइनस 6 वोल्ट तक चलता है, और हाई वोल्टेज में जाएंगे तो हम कितना 12.5%, 12.5% तक हमारा ड्रॉप चलता है। लेकिन यहाँ से आपको सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम के बीच के किसी पॉइंट के बीच का ड्रॉप पूछा गया है, तो वो आपका 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है, ड्यूप्लेक्स वेव वाउंड 6 पोल डीसी मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समांतर पाथ की कितनी संख्या होगी। तो आपको पता है वेव वाइंडिंग में, तो हमारे वेव में समांतर पाथ कितने होते हैं, ए बराबर 2 होते हैं। तो यहाँ से आपको ड्यूप्लेक्स दिया गया है, तो ड्यूप्लेक्स का मतलब 2 होता है, और इंटू 2 आपको ए बराबर 2 होते हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 आता है, एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट 450 एम्पियर प्रदान करता है। शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.03 ओम है। जनरेटर में निर्माण होने वाली विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना करें। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शंट जो जनरेटर है उसका डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आसानी रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी आर्मेचर और ये इसका आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर होगा, और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग होगी। ये हमारे पास शंट का डायग्राम होता है। यहाँ पे हमको जो वोल्टेज दिया गया है वो 230 वोल्ट है, और इसमें जो करंट आ रही है वो कितनी 450 एम्पियर ये हमको प्रदान कर रहा है। तो यहाँ से हमको आर एस एच की वैल्यू, आर एस सी की जो इसकी वैल्यू दी है 0.03, और शंट का जो रेसिस्टेंस है वो है 50 ओम। तो यहाँ से हम शंट की करंट निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, आई एस एच जो हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी वी एस एच अपॉन आर एस एच। तो वी एस एच हमको कितना दिया हुआ है 230, और आर एस एच हमको कितना है 50। यहाँ पे हमारे पास कितना है 50। तो यहाँ पे शंट की करंट जो कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी मिल जाएगी हमको 4.6 एम्पियर। तो हमारी इधर कितनी जाएगी 4.6 एम्पियर। तो टोटल हमारी यहाँ से आर्मेचर से कितनी करंट आएगी, ये आ जाएगी हमारी 454.6 एम्पियर टोटल हमको मिल जाएगी। तो अब क्या करना है हमको, सिंपली यहाँ पे इस वाले सेक्शन में केवीएल लगाना है। तो केवीएल लगाना है तो आपको पता है कि ये हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ होगा, ये क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है उससे हमेशा हमें उसमें जो जनरेट इतना होगा जो टर्मिनल पे मिला, प्लस उसमें हम लॉसेस को जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, जनरेटेड वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई बी बराबर वी प्लस आई ए आर ए, यही हमारा क्या होगा ई बी होगा। तो हमको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230, प्लस आई ए हमने कैलकुलेट किया तो आई ए कितना आया हमारा 454.6 इंटू आर ए कितना दिया हुआ है 0.03 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमको कितना मिल जाएगा, 243.6 वोल्ट हमको इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है, एक इकपथी लेप लेप कुंडली जनरेटर यानी कि सिंप्लेक्स लेप वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कितना होगा। तो आपको पता है कि सिंप्लेक्स की बात करिए और लैप वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग में आपका पैरेलल पाथ ए बराबर पी होते हैं। तो यहाँ से आपका ए बराबर पी होते हैं, तो आपको बैक ईएमएफ ई बी बराबर क्या होता है जेड एन पी 5/A60। तो यहाँ से आपका ए बराबर पी हो जाएगा, तो ए से पी कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला बचेगा वो कितना कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास जेड एन 5/60, यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, एक चतुर्थवर्तीय जनरेटर यानी कि 4 पोल जनरेटर जिसमें वेव वाइंडिंग दी हुई है आपको, उसमें 51 स्लॉट्स हैं, प्रत्येक स्लॉट्स में 20 कंडक्टर है। ये आपको पर पोल फ्लक्स दिया हुआ है 7.0 मिली वेबर। तो 1500 आरपीएम पर संचालित होने पर मशीन में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ से आपको ये जो क्वेश्चन है आपको गलत दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम वेव वाइंडिंग के हिसाब से इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में आपको वेव वाइंडिंग दी गई है, अगर इसके हिसाब से हम ई को कैलकुलेट करेंगे तो आपको हम देखेंगे पहले ई वेव वाइंडिंग के हिसाब से। तो ई बराबर हमारा कितना होता है जेड एन
P5/A/60। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो कंडक्टर निकालने हैं तो हमको कितने स्लॉट्स दिए गए, 51 स्लॉट्स, और एक स्लॉट में 20 कंडक्टर होते हैं। तो हमारे 51 स्लॉट में कितने हो जाएंगे, 51 इंटू 20 इंटू स्पीड कितनी दी हुई है हमको 1500। साथ में हमको जो पोल दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं 4, और फ्लक्स जो दिया गया है वो दिया गया है 7 इंटू मिली में दिया गया है, तो 7 में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन, यहाँ से हमारा वेव वाइंडिंग है तो 2 इंटू 60। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो ईबी जो मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे 357 वोल्ट। हमको यहाँ पे 357 वोल्ट यहाँ पे ईवी मिलेगा, जो कि हमारा यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे इस वेव वाइंडिंग की जगह आपका क्या है, लैप वाइंडिंग का यूज़ किया गया है। जब आप यहाँ पे ए बराबर पी का यूज़ करोगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बराबर जब हमारा पी होगा तो आपको पता है ए बराबर पी होते हैं, हमारे पोल जो है वो ये कैंसिल आउट, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा यूज़ में नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो हमको ईवी मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो हमको 178.5 मिल जाएगा। आप 357 का आधा भी करके देख सकते हो, हमने क्या किया, 2 का ही तो भाग दिया है। तो इसका जो अगर हम ये कंडीशन कब आती है हमारी, जब हम लैप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, तो लैप वाइंडिंग की कंडीशन में हमको 178.5 मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है। तो आपको इसको आप देख सकते हो आपको इसको किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको लैप और वेव दोनों से इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज को, तो हम हमारा जो मोटर में जो ये हमारा आर्मेचर का रेसिस्टेंस, जो ये आर्मेचर होता है ईबी, ई जो हमारा आर्मेचर होता है, तो इसमें हम जो वोल्टेज देते हैं मोटर को, तो ये हमारा किस किस को कंट्रोल करता है। तो जब हम वोल्टेज देते हैं तो ये क्या करता है, हमारा जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करती है, और इस आर्मेचर में जो लॉसेस होते हैं, यानी कि आर्मेचर में जो ओमिक लॉसेस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ईएमएफ का नियंत्रण और आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की आपूर्ति दोनों को करने पड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 आ जाएगा हमारा, एक 220 वोल्ट 20 वोल्ट डीसी धारा मशीन का आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 0.5 ओम। उसके साथ ही यहाँ से आपको दिया गया है यदि फुल लोड आर्मेचर करंट 20 एम्पियर है तो यहाँ से आपको इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, वो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले डीसी मशीन है उसका यहाँ से आपको डायग्राम बना लेना है। तो आपको जब डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम किस प्रकार बनाना है कि यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ है, एक आर्मेचर दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको इसका वोल्टेज दिया गया है, वो कितना दिया गया है 220 वोल्ट, और यहाँ पे आपको करंट कितनी दी गई है 20 एम्पियर। उसी के साथ यहाँ से इसका रेसिस्टेंस कितना दिया गया है 0.5 ओम। तो यहाँ से आपको ईबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि ईबी बराबर हमारा क्या होता है, जो वोल्टेज हमारा यहाँ पे 220 है इसमें से लॉसेस को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ईबी मिल जाएगा। यानी कि हमारा ईबी बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस आई ए आर है। तो हमको यहाँ से सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 220 माइनस आई ए जो हमको करंट दी गई है वो कितनी दी गई है 20, इंटू जो रेसिस्टेंस दिया गया है वो 0.5। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हमारा 220 माइनस 20 इंटू 0.3, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमको यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 210 वोल्ट हमको यहाँ पे बैक ईएमएफ मिल जाएगा मोटर का। यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.8 ओम है, क्षेत्र का यानी फील्ड का रेसिस्टेंस 200 ओम है। यहाँ से आपको बैक ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब उसकी एफिशिएंसी 85% थी तो उसका आउटपुट कितना था 7.46 किलोवाट। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम शंट मोटर का डायग्राम बना लेते हैं। तो शंट मोटर का डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बता भी रखा है शंट मोटर का डायग्राम। तो ये आपका शंट मोटर का डायग्राम होता है। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले जो वोल्टेज दिया गया है वो कितना है 440 वोल्ट। उसके बाद यहाँ से आपको जो आर्मेचर का रेसिस्टेंस है वो 0.8, और फील्ड का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 200 ओम। यहाँ से आपको ये कितना दिया हुआ है 200 ओम, या फील्ड का रेसिस्टेंस दिया हुआ है। और यहाँ से आपको जो पावर दी 85% एफिशिएंसी में जो पावर दी गई है वो आपको 4.46 किलोवाट है। तो आपको 100% एफिशिएंसी पे पहले इसकी पावर निकालनी पड़ेगी। तो 85% पे 7.46 किलोवाट है, तो हमारी 100% पे कितनी आ जाएगी, 100% पे जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 8.7 किलोवाट, 7.76 किलोवाट हमारी यहाँ पे पावर आ जाएगी।
तो ये पावर हमको कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे 100% पे ये पावर आ चुकी है। तो अब हमारे पास पावर भी है, वोल्टेज भी है। तो हम आपको पता है कि P बराबर V इंटू आई। तो यहाँ से हम जो इसमें करंट एंटर कर रही है उस करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, I बराबर पावर कितनी है 8.776 किलो यानी कि 10 की घात 3 अपॉन, यहाँ से आपको क्या करना है वोल्टेज का भाग दे देना है 440। तो यहाँ से हमको जो करंट कैलकुलेट होकर मिलेगी, तो करंट जो कैलकुलेट होकर के मिलेगी वो करंट हमको मिलेगी 19.46 एम्पियर। यहाँ से हमको करंट कैलकुलेट होकर मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, जो करंट कैलकुलेट होकर मिलेगी आई जो आएगी वो कितनी आएगी 19.46 एम्पियर हमको करंट मिल जाएगी। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ से हमारे जो शंट की करंट है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो शंट का करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 440 वोल्ट जो है 440 वोल्ट में इसका रसिस्टेंस का भाग दे देंगे जो कि हमारे पास 200 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 440 अपॉन 200। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.2 एम्पियर यहाँ से करंट आ जाएगी। तो जो हमारे 19.46 करंट एम्पियर आई थी वो 2.2 एम्पियर आपकी क्या चलेगी शंट में। तो यहाँ पे आपकी इसमें कितनी गई आर्मेचर में, तो आर्मेचर में जो क्या करेंगे 19.46 में से 2.2 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी शंट की करंट जो कि हमारे पास कितनी आएगी 17.26 एम्पियर शंट की करंट आ चुकी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो हमारा बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, बैक ईएमएफ ईबी बराबर क्या होता है V माइनस आई ए आर ए। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है हमको 440 माइनस करंट हमने कैलकुलेट कर लिया आर्मेचर की कितनी है 17.26 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेसिस्टेंस कितना है हमारा 0.8। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ईबी जो हमको कैलकुलेट होके मिलेगा वो मिलेगा 425.8 वोल्ट हमको यहाँ से इसका बैक ईएमएफ कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, एक 220 वोल्ट डीसी धारा शंट मोटर 50 एम्पियर आर्मेचर धारा पर 5000 आरपीएम पर चलती है। अगर टॉर्क 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी हमको गति निकालनी है यानी कि स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको इसको जो किस रिलेशन से सोल्व करना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वांटिटीज़ को निकालते जाएंगे जिस भी क्वांटिटी की हमको आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम जो निकालेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन होगा EB1 अपॉन EB2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा N1 अपॉन N2। ये हमारे पास रिलेशन होता है डीसी मोटर में स्पीड का और बैक ईएमएफ का। तो आपको क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमको पहली कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है स्पीड निकालनी है। आपको पहली कंडीशन में स्पीड दी हुई है N1 आप देख सकते हो 500 आरपीएम आपको दिया गया है। N2 यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशन में स्पीड निकालना है। उसके लिए यहाँ पे आपको EB1 फर्स्ट कंडीशन का ईएमएफ और सेकंड कंडीशन का ईएमएफ दोनों आपको कैलकुलेट करने होंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों कंडीशन में आपको बैक ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें EB1 कैसे कैलकुलेट करना है। तो EB हमारे पास होता है V माइनस आई ए आर ए। ये हमारे पास बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। तो आपको जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पहली कंडीशन में वोल्टेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 220 और करंट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 50 एम्पियर और आर ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.2। तो यहाँ से हमारे पास जो EB1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी कैलकुलेट हम जब हम किसको करेंगे तो हमारे पास जो EB1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 210 वोल्ट। आपको अब ये EB1 की वैल्यू लिख लेनी है। तो इस प्रकार हमारा EB1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा EB1 हो गया। अब हमको ओनली EB2 की वैल्यू की और ज़रूरत है। इस और EB2 की वैल्यू मिलते ही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब EB2 की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, EB2 की वैल्यू के लिए हमारा EB2 हमारा ये क्या हो जाएगा V माइनस आई ए और हमारा वापस से वो फॉर्मूला सेम ही है, हमारा फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वोल्टेज में हमारा अब डिफरेंस आएगा। तो वोल्टेज में हमारा डिफरेंस कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि सेकेंड कंडीशन का वोल्टेज आपको निकालना है। तो आपको पता है कि जो डीसी मशीन के अंदर जो हमारा बैक ईएमएफ EB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके 5 इंटू एन के, हमारा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अब जब हम कैलकुलेट करेंगे और इसने आप सेकंड कंडीशन में क्या कर दिया टॉर्क को दुगना कर दिया। तो टॉर्क जो हमारा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर ए के। तो टॉर्क को दुगना करने का मतलब है कि हमारा इसने आर ए को दुगना कर दिया। आर ए दुगना होते हैं हमारा सॉरी आर ए टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है सॉरी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा आई ए के। तो टॉर्क को दुगना करने का मतलब है इसने हमारी करंट तो दुगना कर दिया है। तो अब जब हम करंट का यूज़ करेंगे इसकी 2 गुनी करंट का यूज़ करेंगे। जो 50 एम्पियर की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो यूज़ करेंगे 100 एम्पियर का यूज़ करेंगे। और वोल्टेज का जो हम यूज़ करेंगे वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अब हमारा 220 की जगह हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा 200 वोल्टेज का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा 200 माइनस जो हम अब आर्मेचर करंट हमारी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो डबल का मतलब है 100
इंटू आर ए, आर ए हमारा कितना रहेगा, आर ए तो हमारा वही रहेगा 0.2, आर ए हमारा वही रहेगा 0.2। तो हमारा EB2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमको एक EB2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी हमको, इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के मिलेगी वो मिलेगी हमको 200। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट होकर के हमको मिल चुकी है। अब हमको क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ को सिंपली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले में वैल्यू बताया था, जो हमारा क्या है EB1 अपॉन EB2 उस बराबर N1 अपॉन N2, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो हमारा EB1 कैलकुलेट होकर के कितना आया था 210, और EB2 हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 200, बराबर यहाँ पे हमारा N1 फर्स्ट का जो आपको स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है 500 RPM, और आपको सेकंड N2 को कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास N2 बराबर क्या आ जाएगा, N2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 200 अपॉन 210। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो स्पीड जो कैलकुलेट होकर के मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 476 RPM हमको यहाँ से स्पीड कैलकुलेट होकर के मिल जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मशीन 1500 RPM पर 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा AC विद्युत वाहक EMF पैदा कर रही है। 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति का ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो आपको कितना वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, और करंट कितनी दी हुई है 50 एम्पियर। तो आप सिंपली आपको क्या करना है, V कितना दिया हुआ है 250 इंटू करंट दी है आपको 50, इसका आपको गुणा कर देना है। तो आपको जो करंट मिल जाएगी वो कितनी, सॉरी पावर जो मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 12.5 किलोवाट हमको यहाँ से पावर कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट 40 एम्पियर 800 आरपीएम पर चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः आपको ये दिए गए हैं तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको आर्मेचर में टॉर्क की वैल्यू बतानी है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम बनाते हैं, उसी के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब भी हम डीसी मोटर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो डायग्राम बना लेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये इस प्रकार को डीसी सीरीज मोटर का आर्मेचर, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, ये हमारा आर्मेचर का रेसिस्टेंस होता है, हमारा आर्मेचर होता है EB। तो यहाँ से हमको जो वोल्टेज दिया गया है वो कितना दिया गया है 220 वोल्ट। उसके साथ जो इसमें करंट दी गई है वो कितनी दी गई है 40 एम्पियर की करंट दी गई है। और इसका जो फील्ड का दिया गया है रेसिस्टेंस वो 0.1, और आर्मेचर का जो दिया गया है 0.2। और यहाँ से हमको EB को कैलकुलेट करना है, सॉरी यहाँ पे आपको EB मिलेगा, और यहाँ आपको टॉर्क को कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क को कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या करना होगा, EB को कैलकुलेट करना होगा। तो EB कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास EB जो होता है वो क्या होता है V माइनस IA ये हमारे पास डीसी सीरीज मोटर में रिलेशन होता है। तो हमारे पास EB बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 220 माइनस IA हमको कितना दिया हुआ है 40 इंटू RA कितना हो जाएगा हमारा, दोनों का जुड़ जाएगा तो ये 0.1 और 0.2 हो जाएगा हमारा 0.3, यहाँ पे हमारा टोटल RA हो जाएगा। तो EB जो हमको मिलेगा, EB कैलकुलेट होकर के हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो EB मिलेगा हमको 208, ये हमको यहाँ से EB मिल जाएगा। तो अब आपको पता है कि EB मिल चुका है। तो अब हमको आपको पता है कि जो पावर का जो फॉर्मूला होता है, हमारा पावर जो होती है वो क्या होती है ओमेगा इंटू टो, यानी कि टॉर्क होता है। तो यहाँ से अब आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पावर अपॉन ओमेगा, और अभी हमने पावर को कैलकुलेट कर लिया है, कितना आई थी हमारी 208 अपॉन ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई n अपॉन 60 होता है। क्या होता है हमारा ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n अपॉन 60 होता है। तो ये यहाँ पे आपको रखना है। तो 2 पाई और n आपको कितना दिया हुआ है 800, और आपका अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 60। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सोल्व करना है। तो आपको यहाँ से टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो अब हम इस वैल्यू को सारी वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमको टॉर्क की वैल्यू मिलेगी, वो मिल जाएगी हमको 99.3 न्यूटन मीटर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट कूल वाटर फिल्टर को हम यहाँ पे प्राथमिकता नहीं देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फोर्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ EMF औसत विद्युत बल EMF क्या होगा। जो आपकी ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें आपको एवरेज EMF का मान बताना है। तो आपको पता है कि RMS जो EMF RMS वोल्टेज, तो आप सभी हम ट्रांसफॉर्मर में क्या पढ़ते हैं 4.44
एफ फाई एम इंटू एन, ये हमारा RMS वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू की बात करता हूँ तो एवरेज वैल्यू हमको क्या मिलती है 4F फाई एम इंटू वी, ये हमारी क्या होती है एवरेज वैल्यू होती है। तो दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये हमारी एवरेज वैल्यू होगी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से हमारा है क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 आता है 250 वोल्ट ऑब्लिक 3000 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व, जो यहाँ पे आपको फ्लक्स डेंसिटी है वो यहाँ से आपको दी गई है। कितनी दी गई है? 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत जो यहाँ पे आपको EMF है प्रति प्रति टर्न जो आपको दिया गया है, पर टर्न जो EMF है वो कितना है? 8 वोल्ट है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF की कैलकुलेशन हमको करनी है। तो यहाँ से आपको किस प्रकार कैलकुलेशन करनी है कि आपको जो यहाँ पे दिया गया है वो कितना दिया गया है कि हमको EMF पर टर्न यानी कि E1 अपॉन कितना दिया गया है? 8 वोल्ट दिया गया है। तो आपके पास सेकेंड में कितने वोल्टेज है? 3000 वोल्ट है। जब एक टर्न में हमारा कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है? हमारा कितना 8 वोल्ट होता है। तो 3000 वोल्टेज को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमको कितने टर्न की आवश्यकता होगी? तो सिंपली क्या करना है हमको, जो 3000 है हमारा, 3000 में हमको क्या कर देना है? 8 का भाग दे देंगे तो हमको उतने टर्न मिल जाएंगे जितने हमको 3000 वोल्टेज को इंड्यूस कराने के लिए टर्न की आवश्यकता होगी। तो 3000 वोल्टेज को प्रोड्यूस करवाने के लिए टर्न कितने मिल जाएंगे हमको? यहाँ से 375 टर्न की हमको यहाँ से आवश्यकता होगी, यानी कि N2 हमको यहाँ से कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको बेसिक सा दिमाग लगाना है। बेसिकली इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से EMF पर टर्न दिया हुआ है। आपको एक टर्न का EMF अगर 8 वोल्ट है तो 3000 वोल्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए कितने टर्न की आवश्यकता होगी, ये आपको निकालना है। तो 3000 के लिए आपको 8 का भाग दे देना है तो आपके पास टर्न आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 आता है हमारा, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीय मोड है। तो यहाँ से आपको प्राइमरी के टर्न कितने दिए हुए हैं? 400 और सेकेंडरी के टर्न दिए हुए हैं यहाँ पे आपको 1000। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि आपको एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि प्राथमिक टर्न पे आपको जो वोल्टेज है वो आपको 520 वोल्ट दिया गया है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है, तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान की गणना कीजिए। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होती है? B बराबर होती है फाई अपॉन A होती है। तो आपको फाई कैसे निकालना है? तो फाई निकालने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन E बराबर पता होगी 4.44 F फाई एम इंटू N1। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो इन सारी वैल्यू को कैसे रखना है? तो E हमको कितना गिवन है? 520 बराबर 4.44, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमको? मल्टीप्लाई 50 इंटू फाई एम हमको निकालना है, इंटू N1 कितना दिया हुआ है हमको? यहाँ से N1 जो टर्न दिए हुए हैं प्राइमरी के वो दिए हुए हैं हमको 400। तो यहाँ से आपको फाई एम जो निकालोगे तो फाई एम जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 520 अपॉन, ये सारी टर्म क्या इसके नीचे चली जाएगी, तो 4.44 इंटू 50 इंटू 400। तो यहाँ से हमारा जो फ्लक्स कैलकुलेट होकर के आएगा, जब हम इसको फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.976। कितना आ जाएगा? 0.976। यहाँ पे हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर ये हमारा फ्लक्स होगा। सॉरी, ये हमारा फ्लक्स नहीं होगा, ये हमारा यहाँ पे जो फ्लक्स कैलकुलेट होकर के आएगा तो फ्लक्स हमारा कितना आएगा? 5.85 इंटू 10⁻3। तो यह आ जाएगा हमारा 5.85 इंटू 10⁻³ ये हमारे यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट होकर आएगा। तो अब आपको क्या करना है? इस फ्लक्स की वैल्यू को फ्लक्स डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखना है। तो आपको पता है कि हमारा BM बराबर क्या होता है? फाई एम अपॉन एरिया। तो फ्लक्स की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली, कितना आया? हमारे पास आया 5.85 इंटू 10⁻³ और हमको एरिया कितना दिया हुआ है? 60। ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? 10⁻² यानी कि स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.976। इसका हमको सही आंसर मिल जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 है 3 फेज 50 हर्ट्स एक 11000/500 वोल्ट स्टार डेल्टा 300 kVA कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर 0.05 वेबर फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति टर्न विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, जो पर टर्न ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो ईएमएफ है वो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको एन वन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम प्रति टर्न ईएमएफ निकाल पाएंगे। तो क्योंकि हमको यहाँ पे फ्लक्स तो दिया हुआ है, जब हमको टर्न पता पड़ जाएंगे तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लक्स की कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ई जो होता है वो क्या होता है, 4.44 F/m इंटू N1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमको ईएमएफ की वैल्यू N1 की कैलकुलेट कर लेनी है। तो इस प्रकार जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ईएमएफ कितना मिल जाएगा, एक जो प्राइमरी का वोल्टेज जो ई बराबर हमारा क्या होता है, वी होता है। तो प्राइमरी में हमको कितना दिया हुआ है, 11,000 दिया हुआ है। ई वन हमारा कितना हुआ है, 11,000 दिया हुआ है। ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा बराबर। उसके बाद यहाँ से 4.44 और फ्लक्स दिया हुआ है हमको 0.05 इंटू फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको 50 हर्ट्स इंटू यहाँ से हमको क्या निकालना है, N1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो N1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए N1 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से N1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम N1 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के मिलेगी। तो कैलकुलेट कैसे करना है, आपको 11,000 में हमको भाग देना है 4.44 इंटू 0.05 इंटू 50 का आपको भाग देना है। तो यहाँ से हमको N1 जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमको 90, यानी कि 90 टर्न हमको प्राइमरी के मिल चुके हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज पर टर्न निकालना है, वोल्टेज पर टर्न निकालना है। तो वोल्टेज पर टर्न हमारा कितना हो जाएगा, N1/V1 हो जाएगा। सॉरी, वो वोल्टेज पर टर्न निकालना है तो ये हो जाएगा आपका V1/N1। ये आपका वोल्टेज पर टर्न होगा। तो V1 आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 11,000 अपॉन हमने N1 टर्न निकाले 90। तो हमको जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से वोल्टेज पर टर्न जो हमको कैलकुलेट होकर के मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 11.1 वोल्ट हमको यहाँ से पर ईएमएफ पर टर्न यहाँ से हमको देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है, जहाँ आपका इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन सा है। तो आपको पता है एकीकृत उपकरण की कैटेगरी में हमारा कौन सा आता है, एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर हमारा क्या आता है, एकीकृत इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है एनर्जी मीटर। तो हमारा एनर्जी मीटर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करते हैं ये जो होता है हमारा, ये तो एसी में हम यूज़ करते हैं। जब हम इसी एनर्जी मीटर को जब हम डीसी के साथ यूज़ करते हैं तो ये हमारा वोट हावर मीटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, मानक उपकरणों में टॉर्क के विक्षेपक के विपरीत होने को क्या कहा जाता है। तो आपका जो कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसके अपोजिट में, यानी कि उसके विपरीत में जो टॉर्क उत्पन्न होता है उस टॉर्क को हम क्या कहते हैं, तो उस टॉर्क को हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और बैलेंस कंडीशन में हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब हमारा स्प्रिंग क्या होती है, बैलेंस अवस्था में होती है, यानी कि साम्य अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रत्यावर्ती धारा एसी सिस्टम में किस वोल्ट मीटर या एमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपको पता है जो हम जब भी एसी सिस्टम की बात करें तो उसमें हम कभी भी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या करता है, डीसी पर वर्क करता है। और ये क्या करता है, डीसी पे वर्क करने के कारण ये एवरेज वैल्यू को मेज़र करता है। और साथ में इसका स्केल जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म इसका स्केल होता है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि सोर्स केवल एसी धारा के कार्यों के साथ होता है। तो आपको यहाँ से जो जब भी हम एसी धारा की बात करेंगे तो उसके साथ हमारे कौन कौन सी एरर्स होती है। तो एक तो हमारी होती है दोनों कॉइल्स में इम्पीडेंस में परिवर्तन के कारण जो हमारी एसी करंट होती है उसमें त्रुटि आती है, या फिर एडी करंट के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, इंडक्शन मोटर का फ्रेम किससे बना होता है। तो आपका जो इंडक्शन मोटर होती है इसका फ्रेम बना होता है हमारा ग्रेडेड स्टील अलॉय से इसका फ्रेम बना होता है। यानी कि आप यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रेडेड मिश्रित ढलुआ लोहा, या फिर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हम इंग्लिश में हो जाएगा हमारा ग्रेडेड अलॉय कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेस इंडक्शन मोटर में
जो परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के कारण फ्लक्स के अधिकतम मान का कितने गुना होता है। तो आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स का कितना होता है, 1.5 गुना होता है आपका मैक्सिमम फ्लक्स का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि आपका रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, किसी इंडक्शन मोटर जो स्लिप एस और एफ फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही हो तो रोटर धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यहाँ से आपको पता है जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर जो होती है वो क्या होती है, स्लिप इनटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ एस एस एफ एस। तो यहाँ से हमारा ये रोटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ने पर फुल लोड पर 290 आरपीएम पर चलती है। ध्रुव की संख्या और स्लिप का मान ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन है वैसे तो आपका ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि ना तो इसमें आपको स्लिप की वैल्यू पूछी गई है, ना ही आपको सिंक्रोनस स्पीड दी गई है और ना ही पोल दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो डाटा है वो क्या है, मिस है, क्योंकि या तो आपको इसमें स्लिप की वैल्यू देनी चाहिए थी, या फिर आपको सिंक्रोनस स्पीड देनी चाहिए थी, या फिर आपको पोल दिए होने चाहिए थे। कोई भी एक चीज़ दी होती तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे एज्यूम करके चलें, कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे जो एन एस सिंक्रोनस स्पीड है वो कितनी है, 300 है। क्योंकि यहाँ पे जो मोटर रन कर रही है, जो मोटर की एन आर रोटर की स्पीड है वो 300 आरपीएम है। तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड इसमें कितनी होगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो थोड़ी सी ज़्यादा हमने लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 आरपीएम हम इसकी एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 300 आरपीएम है। तभी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर आ पाएगा, वरना इस क्वेश्चन का हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम एन एस एज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि एन एस बराबर क्या होता है, 120 एफ बाई पी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमको पोल निकालने हैं, तो पोल निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50, और आपको एन एस अभी हमने कितना एज्यूम किया है 300। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमको पोल जो मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 20 पोल हमको यहाँ से कैलकुलेट होके मिल जाएंगे। अब जब हमारे पास पोल आ गया, सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास है और रोटर की स्पीड 290 हमारे पास है, तो हम यहाँ से स्लिप भी निकाल सकते हैं। स्लिप कैसे निकालेंगे, तो स्लिप हमारे पास क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इनटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको यहाँ से एन एस की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 300, माइनस रोटर की कितनी दी 290 अपॉन अब सिंक्रोनस कितनी है 300 इंटू 100। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमको यहाँ से जो स्लिप निकल के आएगी, हमको स्लिप मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 3.33% हमको यहाँ से स्लिप मिलेगी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। तो आपका सर्ज टैंक जो उपयोग किया जाता है ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम सर्ज टैंक का उपयोग करते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, वाटर हार्मिंग से हमको ये सर्ज टैंक क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो हमारा जो पेन स्टॉक होता है उसको बचाता है। यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, ईंधन कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका जो ईंधन कोशिका जो होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम ईंधन कोशिका, अगर इंग्लिश में ईंधन कोशिका को देखते हैं तो यहाँ पे ईंधन कोशिका क्या होती है, हमारी फ्यूल सेल होती है। तो फ्यूल सेल के रेस्पेक्ट में हमारा कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूल सेल के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए है, ये होता है हमारा, ऊर्जा के किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। हमको फ्यूल सेल के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं है। वे सक्षम होते हैं, वे सक्षम भी होते हैं, उनके स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उनके स्थान पर प्रतिबंध भी होता है। और यहाँ से हमारा वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं, उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है। तो फ्यूल सेल का जो होते हैं हमारा, उनके कारण नॉइज़ भी कम प्रोड्यूस होता है और उनका ऑपरेशन जो होता है वो भी नॉइज़ लेस होता है, और उनके कारण जो हमारा प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, वो भी कम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा कि उनके कारण वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है, क्योंकि फ्यूल सेल के द्वारा प्रदूषण भी कम होता है और ऑपरेशन भी उनका नॉइज़ लेस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसमें लो स्पीड साइलेंट पोल जनरेटर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और बात करेंगे हम यहाँ पे
अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें जो यूज़ करते हैं हम सिलेंड्रिकल और हाई स्पीड हाई स्पीड अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारा इसमें जो पोल होते हैं लो स्पीड सेलेंट पोल जो हम हाइड्रो में इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम ज़्यादा पोल रखते हैं, यानी कि इसके पोल 6 से ज़्यादा ही होते हैं। और इसकी एक्सियल लेंथ की बात करूँ तो एक्सियल लेंथ यहाँ पे कम होती है इसकी। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है। जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है उनमें जनरेटिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है। तो जनरेटिंग जो हमारी जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें जनरेटिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोल्टेज 33 kV होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 75, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा टेक्निकल का। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन को चुनें। तो यहाँ से आपको गलत ऑप्शन को बताना है कोरोना के संबंध में ट्रांसमिशन लाइन में। तो कोरोना के कारण बिजली का एक निश्चित अपव्यय होता है, तो ये तो आपका सही ऑप्शन है आपके क्योंकि कोरोना के कारण क्या होता है, लॉसेस होते हैं हमारे लाइन में। ओजोन निर्माण के कारण कोरोना शरण बनता है, तो ये ओजोन कोरोना लीकेज कोरोना के कारण क्या होता है, हमारा ओजोन का निर्माण होता है। तो ये भी हमारा सही आंसर है। कोरोना हानि के कारण संचारण जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत धारा जावक्रीय साइनोसॉइडल होती है। तो जब हमारा कोरोना पावर लॉस होती है उसके कारण हमारी ट्रांसमिशन लाइन की जो वेव फॉर्म होती है, जो करंट की वेव फॉर्म होती है, वो साइनोसॉइडल होती है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि कोरोना में क्या होता है, लॉसेस के कारण हमारी जो वेव फॉर्म होती है वो साइनोसॉइडल नहीं होती है, क्योंकि वो जब लॉसेस के कारण हमको क्या होती है, डिस्टोर्टेड वेव फॉर्म प्राप्त होती है, जो कि हमारी साइनोसॉइडल नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए, क्योंकि हमको गलत ऑप्शन बताना था। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कि विशेष रूप से तीव्र कोरोना प्रभाव 35 kV या उससे अधिक कार्यकारी वोल्टेज पर देखा जाता है। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। 35 kV से ऊपर ज़्यादा पर हम क्या करते हैं, कोरोना को बहुत ही रैपिडली यानी कि बहुत तीव्र प्रभाव से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे पूरे 75 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आपके लिए और भी ऐसे पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जो भी पेपर आने वाला होगा उस सभी पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो जब भी हम किसी नई वीडियो को डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।